गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ यानी मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का नियम किया था। आज हम उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी प्रायोगिक सत्यापन की विधि समझेंगे। यहाँ डायग्राम में ये दिखा रखा है, एक सोर्स है जहाँ से रेडिएशंस या अणु जो हैं वो आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड में सोर्स है, राइट साइड में विकिरण मापी यानी जो रेडिएशंस को या मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है विकिरण मापी, वो लगाया हुआ है। दो स्लिट्स हैं जिनके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सीधी रेखा में जा रहे हैं। दो यहाँ आप देख रहे हैं C1 और C2 दंत चक्र हैं, जिसे कॉग व्हील्स कहते हैं। खांचे बने हुए हैं पेरिफेरी पर, एक मेटल की डिस्क है और उसमें दांत जो हैं, दंत चक्र इसलिए हम कहते हैं, वो लगे हुए हैं। दोनों व्हील्स की, दोनों कॉग व्हील्स की धुरी एक ही है, एक ही एक्सल पर दोनों जुड़े हुए हैं। अब किस तरह से ये काम करता है, ये विधि जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो डेवलप की गई है वो कोस्टा, स्मिथ और कॉम्पटन द्वारा विकसित विधि है ये। तो इसमें किस तरह से ये होगा कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आप देखिए जो डॉट है वो है स्रोत, सोर्स जो है। यहाँ से जो अणु हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। अणु हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, किसी भी गैस के जो है वो अणु वो यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं और उसके बाद ये स्लिट्स में से पास हो रहे हैं। तो एक पैरेलल बीम हमको मिलती है मॉलिक्यूल्स की। ये जो अणु हैं पैरेलल होने के बाद, समांतरित होने के बाद ये निकलते हैं पहले दंत चक्र से। ये कहाँ से पास होंगे? दो दांतों के बीच की जो जगह है, दो टीथ के बीच की जो खाली जगह है, वहाँ से पास होंगे। और अगर कोई टूथ सामने आ जाएगा तो वो रुक जाएंगे। तो खाली जगह पहले दंत चक्र में से जो अणु निकला है, वो जितने भी अणु निकले हैं पहले दंत चक्र में से, उसमें से केवल वही अणु सेकंड यानी C2 दंत चक्र से गुजरेंगे जो उनके बीच की दूरी, जो कि L सेंटीमीटर है, कैपिटल L से मैंने लिखा है, जो इस दूरी को उतने समय में या उस समय के इंटीग्रल मल्टीपल में तय करेंगे जितने समय में दंत चक्र एक खांचे से दूसरे खांचे तक घूमेगा। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो टाइम दंत चक्र कॉग व्हील एक खांचे से दूसरे खांचे तक घूमने में लगाता है, अगर मॉलिक्यूल उतने ही समय में या उसके मल्टीपल समय में ये दूरी L तय करता है, तब तो वो अणु दूसरे दंत चक्र के खाली जगह से निकल सकता है, नहीं तो वो मेटल शीट से टकराकर वहीं रुक जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि केवल वे ही अणु दंत चक्र C2 से गुजरेंगे जिनका वेग चक्रों के वेग का पूर्ण गुणांक होगा, और वे अणु जो C2 से गुजर जाते हैं वे वापस से विकिरण मापी यानी रेडियोमीटर से टकराएंगे और उससे हमको अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। तो सोर्स से अणु निकले पैरेलल बीम के रूप में दंत चक्र C1 से के खाली जो खांचों के बीच की खाली जगह है वहाँ से निकलकर वो पहुँचे C2 तक, और C2 के खांचों में से वही अणु पास हो पाएंगे जिन्होंने C1 से C2 तक की दूरी उतने ही समय में तय की है जितने समय में जो दंत चक्र है वो एक खांचे से दूसरे खांचे तक घूमता है। जो अणु C2 से पास हो गए वो आते हैं विकिरण मापी रेडियोमीटर तक, जहाँ पर उन अणुओं की संख्या माप ली जाती है।
तो इस तरह से हम नीचे जो मैंने फॉर्मूला दिया है L/C, इसमें C जो है वो अणु का वेग है, R जो है वो रेडियस है चक्र का, व्हील का, स्मॉल a है एक दंत चक्र में कितने खांचे हैं, कितने टीथ हैं उनका नंबर, ओमेगा है चक्र का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील, और n एक होल नंबर है, एक पूर्णांक है। तो NC इज इक्वल टू A ओमेगा L अपॉन 2 पाई। अब करते क्या है कि इन कॉग व्हील्स को अलग अलग वेगों से घुमाया जाता है। मान लीजिए पहले C1 वेग से घुमाया और कितने अणु विकिरण मापी से के पास आए वो नोट कर लिया जाता है। फिर वेलोसिटी चेंज की C2 और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो पता लगाया जाता है। ऐसे करके अलग अलग वेगों पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अणुओं की संख्या है वो ज्ञात कर ली जाती है। अब हमारे पास वेग है और उससे संबंध अणुओं की संख्या है, तो उनके बीच में जब हम आलेख खींचते हैं, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हमको जो कर्व मिलता है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से ही मिलता है, उसी तरह का कर्व मिलता है। तो इस तरह से इस वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस तरह से हो जाता है और इस मेथड को हम लेमर्ट्स वेलोसिटी फ़िल्टर मेथड भी कहते हैं। लेमर्ट की वेग फ़िल्टर विधि के नाम से भी ये जाना जाता है। तो मैक्सवेल वितरण नियम हमने कल किया था, उसको किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली वो हमने इस मेथड में देखा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टक्कर संख्या और टक्कर आवृत्ति क्या है। आपको मालूम है कि हमने पहले भी किया है, अणु जो हैं गैस के अणु वो लगातार आपस में टकराते रहते हैं जब वो मूव करते हैं। तो टकराने पर क्या टक्कर संख्या होगी, क्या टक्कर आवृत्ति होगी, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकली हम देखते हैं। पहले तो टक्कर संख्या कहते किसे हैं, कोलिजन नंबर किसे कहते हैं। एक सेकंड में एक अणु द्वारा दूसरे अणुओं पर मारी गई टक्करों की संख्या को टक्कर संख्या कहते हैं। यानी एक सेकंड में एक अणु कितने दूसरे अणुओं से टकरा रहा है वो है टक्कर संख्या। और एक सेंटीमीटर क्यूब गैस में जितने भी अणु उपस्थित हैं उनकी आपस में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में एक अणु कितने अणुओं से टकरा रहा है वो है कोलिजन नंबर, टक्कर संख्या। और एक यूनिट वॉल्यूम, एक सेंटीमीटर क्यूब गैस में जितने भी अणु हैं वो आपस में एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं वो है टक्कर आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये किया है कि गैस के उन अणुओं की संख्या, अगर हम उस सिद्धांत को अप्लाई करें तो गैस के उन अणुओं की संख्या जिनसे एक अणु एक सेकंड में टकराता है उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, Z डैश है वो अणु जिनके साथ एक अणु एक सेकंड में टकरा रहा है, इज इक्वल टू √2 पाई C बार सिग्मा स्क्वायर n। C बार है, हमने पहले भी किया है, औसत वेग। सिग्मा है आणविक या संघट व्यास, कोलिजन डायामीटर या मॉलिक्यूलर डायामीटर, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में करेंगे। और कैपिटल N जो है वो है एक सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित अणुओं की संख्या। एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने अणु उपस्थित हैं वो है कैपिटल N। तो ये संख्या है एक अणु जितने अणुओं के साथ एक सेकंड में टकरा रहा है। ठीक, तो
1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी अणु हैं वो आपस में टकराएंगे प्रति सेकंड, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये है एक अणु जितने अणुओं से टकरा रहा है, तो सभी अणुओं की संख्या जो आपस में टकरा रहे हैं उसके लिए हमको क्या करना होगा? इसको n से, कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना होगा। तो z हो जाएगा √2 पाई c बार सिग्मा स्क्वायर n इंटू n, यानी n स्क्वायर। ये तो है उन अणुओं की संख्या जो आपस में टकरा रहे हैं 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो टक्करों की संख्या कितनी होगी? टक्करों की संख्या, एक टक्कर के लिए कितने अणु चाहिए? 2। तो अणुओं की संख्या की आधी होगी टक्करों की संख्या, क्योंकि हर टक्कर में 2 अणु इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने अणु आपस में टकरा रहे हैं टक्करों की संख्या उसकी आधी होगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस में 1 सेकंड में जितनी टक्करें हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं टक्कर आवृत्ति। तो वो होगा ZC से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, वो होगा Z का आधा, Z/2। तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई c बार सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। अब c बार जो है वो हमने पहले किया था, किसके बराबर होता है? √8RT/πm के बराबर। तो वो वैल्यू हम अगर यहाँ रखें तो हमारे पास ZC का मान आता है 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर √πRT/m। ये ZC किस किस पर निर्भर करता है? यहाँ अगर हम देखें कि सिग्मा फिक्स है, n की वैल्यू फिक्स है, पाई r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, वेरिएबल है एक कैपिटल T। तो ZC जो है वो समानुपाती है T के, यानी अगर ताप बढ़ता है तो ZC बढ़ेगा। ताप के बढ़ने के साथ साथ जो टक्कर आवृत्ति है वो बढ़ती है। साथ ही साथ ये P पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर यानी दाब पर। हालांकि इस एक्सप्रेशन में हमें कहीं भी P नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन P के चेंज होने के साथ साथ यहाँ क्या चेंज होगा? यहाँ कैपिटल N चेंज होगा, क्योंकि N जो है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित अणुओं की संख्या। हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, अणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी, इसलिए अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन बढ़ जाएगी। घनत्व बढ़ जाता है दाब के बढ़ाने के साथ साथ। बहुत कम वॉल्यूम में जो है अणुओं की संख्या, अणु जो है उपस्थित रहते हैं। तो जैसे जैसे आयतन कम होगा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो n के बढ़ने के साथ साथ ZC बढ़ेगा। तो ZC निर्भर करता है ताप पर और दाब पर। ताप के बढ़ने के साथ साथ टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी और दाब के बढ़ने के साथ साथ भी टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी। हमने यहाँ पर एक टर्म लिखी थी सिग्मा, जिसको हमने कहा था कि ये आणविक या जिसे हम संघट व्यास कहते हैं वो है। तो देखते हैं कि ये आणविक या संघट व्यास क्या है। जब गैस के 2 अणु मूव करते हुए लगातार गतिशील हैं तो एक दूसरे की ओर आते हैं, तो क्या होता है कि जब वो दूरी पर हैं तो आकर्षण बल, बहुत कम आकर्षण बल है, लेकिन आपस में जो आकर्षण बल हैं वो प्रभावी रहते हैं। एक दूरी ऐसी आती है कि जिस दूरी पर आने के बाद उनके बीच, उनके 2 अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में और 2 अणुओं के नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अणु पास आते हैं एक न्यूनतम दूरी ऐसी आती है जब उनके बीच प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। उस स्थिति में क्या होगा कि वो 2 अणु और पास नहीं आ पाएंगे।
वो पलट जाएंगे वापस। तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में टक्कर हो गई है, जबकि फिज़िकली वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो एक न्यूनतम दूरी से ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण इतना हावी हो जाता है कि वो और उनके बीच की दूरी कम नहीं होती है, बल्कि उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो दूरी है दो अणुओं के केंद्रों के मध्य की, वो दूरी जब वे निकटतम संभव दूरी पर हों, वो कहलाता है कोलिजन डायामीटर या मॉलिक्यूलर डायामीटर, आणविक या संघट व्यास। वो दोनों की जो पेरिफेरी है एटम की, वो टच नहीं हो रही है, लेकिन वो निकटतम संभव दूरी पर हैं। उससे निकट, उससे ज़्यादा निकट वो नहीं आ सकते हैं, वो संभव नहीं है। तो जितना लोएस्ट पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, वहाँ जब वो अणु होते हैं तो उस समय उन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी आणविक या संघट व्यास कहलाती है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं औसत मुक्त पथ क्या है। मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ, फ्री पाथ। तो वैसे तो नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि फ्री पाथ यानी वो डिस्टेंस जब अणु किसी और से टकरा नहीं रहा है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किन्हीं दो क्रमिक टक्करों के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में गैसीय अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी, ये कहलाती है औसत मुक्त पथ। जैसे हमने यहाँ ये देखिए डायग्राम बनाया है, इसमें जो डॉट हैं वो बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अणुओं को। एक अणु मूव करने लगा, गतिशील है, वो जा रहा है, उसने डिस्टेंस तय किया λ1 का, और λ1 दूरी तय करने के बाद वो टकरा गया एक दूसरे अणु से। दूसरे अणु से टकराने के बाद उसकी दिशा परिवर्तित हुई, वेग परिवर्तित हुआ, और वो λ2 दूरी तक चला और तीसरे अणु से टकरा गया। इसी तरह से λ3, λ4, λ5, λ6, ये वो दूरियां हैं जो अणु जो है वो दूसरे अणुओं से टकरा रहा है इस बीच। तो ये जो λ1, λ2, λ3 जो है, ये सब जो है, ये हैं दो टक्करों के बीच की दूरियां। तो हमको औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दूरियों का औसत लेना है, क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया है कि किन्हीं दो क्रमिक टक्करों के बीच गैसीय अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी, वो है औसत मुक्त पथ। तो औसत यानी लैम्डा जो है वो हो जाएगा λ1 + λ2 + λ3, जितने भी ये टकरा रहा है λn तक, उसको अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा औसत मुक्त पथ। तो लैम्डा इन सब का एवरेज है।